प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में हम पढ़ेंगे वायु फोटो चित्र क्या होते हैं तथा वायु फोटो चित्रों के लाभ क्या क्या हैं। वायु फोटो चित्र क्या होते हैं ये पहले भी 2 व्याख्यानों में बताया जा चुका है। इसको हम पुनः रिपीट कर देते हैं। यदि प्रश्न ये आता है कि वायु फोटो चित्र किसे कहते हैं और वायु फोटो चित्रों के क्या क्या लाभ हैं, तो आपको परिभाषा लिखनी ही है। और यदि प्रश्न ये आता है कि वायु फोटो चित्रों के लाभ लिखिए, तो ऐसी स्थिति में भी आपको परिभाषा लिखनी है। वायु फोटो चित्र क्या होते हैं? वायुमंडल से जो फोटो लिए जाते हैं पृथ्वी के, वो वायु फोटो चित्र कहलाते हैं। ये फोटो प्राय वायुयान में लगे हुए कैमरों से लिए जाते हैं। ये फोटो चित्र पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न विवरणों का कुछ ही देर में जानकारी प्रदान कर देते हैं। और ये फोटो चित्र स्थलाकृति मानचित्र तैयार करने में या अन्य प्रकार के मानचित्र तैयार करने में सहायता करते हैं। अब इनके लाभों की हम चर्चा करेंगे। पहला लाभ है प्रेजेंटेशन ऑफ बर्ड्स आई व्यू, विहंगम दृश्य की प्रस्तुति। यानी फोटोग्राफ विहंगम दृश्य की प्रस्तुति करते हैं, विहंगम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। विहंगम दृश्य क्या होता है, या इसको बर्ड्स आई व्यू कह लीजिए। बर्ड्स आई व्यू से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। पक्षी आसमान में उड़ता है, उड़ते हुए वो सारे के सारे नजारे धरती पर जब नजर डालता है, वो सारे के सारे विवरण देखता है। उन विवरणों के जो टॉप हैं वो उसको दिखाई देते हैं। जैसे कि वृक्ष का टॉप भी दिखाई देगा, आपकी छत का टॉप भी दिखाई देगा, कॉलेज की छत का टॉप भी उसको दिखाई देगा। तो ये है बर्ड्स आई व्यू या विहंगम दृश्य। जो आपके वायु फोटो चित्र होते हैं वो विहंगम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। लंबे चौड़े क्षेत्र का यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारी आंखें इतने लंबे चौड़े क्षेत्र को एक जगह खड़े होकर नहीं देख पाती। दूसरे, हमारी आंखें जाने अनजाने में या बाय चांस कुछ विवरण छोड़ देती हैं। हर प्रकार के छोटे बड़े विवरण पर हमारी आंखों का ध्यान नहीं होता। इसके विपरीत जो वायु फोटोग्राफ होते हैं, जो कि वायुयान में लगे कैमरों से लिए जाते हैं, इसके विपरीत ये जो वायु फोटोग्राफ हैं उनमें छोटे बड़े सारे के सारे विवरण अंकित हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। उनमें कोई विवरण ऐसा नहीं होता जो उसमें नहीं आएगा। और व्यक्ति जब भी चाहे, जो भी व्यक्ति इच्छा रखता है अध्ययन करने की, वह व्यक्ति इंफॉर्मेशंस को इन फोटो चित्रों से प्राप्त कर सकता है। तो ये था इसका पहला लाभ। पहले लाभ में 2-3 चीजें मुख्य हैं कि भाई बर्ड्स आई व्यू का अर्थ है कि यदि हम आसमान में पक्षी की तरह उड़कर विवरण देखें तो उसको कहेंगे हम बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारी आंखें एक जगह खड़े होकर लंबे चौड़े क्षेत्र में सारे के सारे विवरण नहीं देख पाती। मान लीजिए हम सीधा देख रहे हैं तो हमें सामने का ही दिखाई देगा, हमें दाएं का या बाएं का उस समय जब हम सीधे देख रहे हैं दाएं बाएं या हमारे जो पीछे विवरण है वो हमें दिखाई नहीं देगी। यानी हमारी आंखें एक जगह खड़े होकर सारे के सारे स्वरूप नहीं देख पाती। दूसरे, ये जब भी हम सामने भी देख रहे हैं, चाहे चलो आधे विवरण देख रहे हैं, तो उस स्थिति में भी हमारी आंखें आधे विवरणों को बाय चांस कह लीजिए, जाने अनजाने कह लीजिए, उन विवरणों को जो कम इंपॉर्टेंट विवरण हैं उनको छोड़ देती हैं।
इसके विपरीत वायु फोटोग्राफ में ये समस्या नहीं आती, क्योंकि जब हम वायु फोटोग्राफ लेते हैं उसमें छोटे बड़े विवरण, सभी विवरण वायु फोटोग्राफ पर अंकित हो जाते हैं। और जो विभिन्न लोग हैं उन इन इंफॉर्मेशंस को, किन इंफॉर्मेशंस को, टोपोग्राफिकल शीट्स पर है, जब भी चाहे अपनी इच्छा अनुसार उनकी व्याख्या कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा लाभ है वायु फोटोग्राफ का, तो वायु फोटोग्राफ का दूसरा लाभ है टाइम फ्रीजिंग एबिलिटी, विराम क्रिया क्षमता। ये क्या है विराम क्रिया क्षमता? पहले तो ये समझिए, हमारे चारों ओर जो भी भौतिक स्वरूप है, भौतिक विवरण है, फिजिकल जो विवरण है या कल्चरल फीचर है, यानी जो प्राकृतिक कह लीजिए या सांस्कृतिक कह लीजिए, इसको हम अंग्रेजी में कल्चरल कह देते हैं। कल्चरल जो फीचर्स हैं, विवरण हैं, हमारे चारों ओर जो भी हैं वो तीव्रता से बदल रहे हैं, वो क्षण प्रतिक्षण बदल रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं, वो वर्ष प्रतिवर्ष बदल रहे हैं। यानी जो भी इस धरा पर हमें दिखाई देता है, चाहे वो भौतिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, उनमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। कुछ परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं और कुछ परिवर्तन मंद गति से हो रहे हैं। और हमारी आंखों में वो कैपेसिटी नहीं है कि इन गतिशील जो ये गतिशील फिल्म है, यानी जो ये परिवर्तन लगातार हो रहे हैं और धरती पर परिवर्तन होने का कारण इसको कहिए कि ये गतिशील फिल्म है, यानी परिवर्तन की फिल्म है, उसको हमारी आंखें प्रॉपरली समझ नहीं सकती। किसको नहीं समझ सकती? हमारी आंखें जो बदलाव हो रहे हैं, किसी विशेष समय क्या बदलाव हुआ, किसी विशेष स्थान पर क्या बदलाव हुआ, हमारी आंखों में कैपेसिटी नहीं है उन बदलावों को रोक कर देख सके। हमारी आंखों में इस प्रकार की फोटो नहीं आएगी कि उस बदलाव को हम रोक कर देख सके। ये है विराम क्रिया क्षमता। एग्जाम्पल मैं देता हूं, मान लीजिए सफेदों क्षेत्र में कोई ना कोई बाढ़ आ गई। बाढ़ एकदम तो सभी गांव में नहीं आती। मान लीजिए आज बाढ़ आ जाए, कोई ना कोई नदी टूट जाए, मान लीजिए कॉलेज के पास ये नदी जाती है, यही टूट जाए और यही टूटकर आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने लगे, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम सारा का सारा पानी एक सारे के सारे क्षेत्र में फैल जाएगा। नदी के टूटने, नहर के टूटने के बाद, नदी सॉरी गलत कह दिया, नहर है, नहर के टूटने के बाद जो सब अपने कॉलेज के पास से जाती है, 1 घंटे बाद या 1 घंटा 1 मिनट 15 सेकंड बाद कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र होगा कि वो अमुक क्षेत्र तक ही बाढ़ का पानी था। तो हमारी आंखों में क्षमता नहीं है कि विशेष अगर कोई घटनाक्रम हो जाए, उस घटनाक्रम होने के 1 घंटा 1 मिनट 20 सेकंड या 25 सेकंड बाद उस विवरण की स्थिति क्या थी। हमारी आंखों में कैपेसिटी नहीं है कि हम उन विवरणों को रोक कर देख सके। इसके विपरीत जो आपके वायु फोटोग्राफ हैं, वायु फोटोग्राफ स्थायी रिकॉर्ड उपलब्ध करवाते हैं। किसी भी क्षण का कोई भी घटनाक्रम है, मान लीजिए उसी समय हम, जब हमारी ये नहर टूटी, कॉलेज के पास एग्जांपल दिया जा रहा है, अगर उसका हम नहर टूटने के बाद हवाई जहाज से सफीदों रीजन का, सफीदों क्षेत्र का फोटो लेंगे, मान लीजिए हमने फोटो लिया 1 घंटा 10 मिनट 30 सेकंड के पश्चात, तो 1 घंटा 10 मिनट 30 सेकंड में जो बाढ़ का पानी का फैलाव है केवल उसी क्षेत्र का वो दिखाएगी, यानी उसका परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा कि नहर टूटने के 1 घंटे 20 मिनट और 25 सेकंड के बाद कितना हमारा क्षेत्र प्रभावित था। यानी ये जो हमारे फोटोग्राफ है, किसी विशेष समय की, किसी क्षेत्र में विशेष समय कौन सा घटनाक्रम है
और कहां तक वो घटनाक्रम हो चुका, कहां तक वो बदलाव हो चुके हैं, इस बात का विवरण हमें फोटोग्राफ से मिल जाता है। हमारी आंखों के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होगी कि हमारी आंखें ये याद रख लेंगी 1 साल बाद या 2 साल बाद कि सफीदों के पास, कॉलेज के पास जो नहर टूटी थी, 1 घंटा 15 मिनट और 25 सेकंड के बाद बाढ़ उन क्षेत्र तक फैल गया था। हमारी आंखों में वो कैपेसिटी नहीं कि उस पिक्चर को ग्रहण कर सके। परंतु वायु फोटोग्राफ अगर हम उसी समय लेंगे तो वायु फोटोग्राफ चाहे 10 साल बाद देख लें, चाहे 20 साल बाद देख लें, 30 साल बाद देख लें, एग्जैक्ट बता देंगे उस समय परिवर्तन की क्या स्थिति थी। और इसीलिए जो वायु फोटोग्राफ है, विभिन्न प्रकार के जो हम अध्ययन करते हैं, चाहे यातायात का अध्ययन करें, जंगलों में आग लगी हुई है उसका अध्ययन करें कि जंगल में आग लग गई, 1 घंटे तक कहाँ फैल गई थी, 1.5 घंटे बाद कहाँ क्षेत्र में फैली, 2 घंटे बाद कहाँ फैली। इसी प्रकार जो बाढ़ है, बाढ़ का एग्जाम्पल अभी दिया जा चुका है, या कहीं समुद्र में ऑयल की लीकेज हो गई है, उसी क्षणों के हम फोटो ले लें तो ये पता चल जाएगा कि ऑयल लीकेज का होने के बाद समुद्र में ऑयल का फैलाव कहाँ कहाँ तक था। यानी प्रश्न पॉइंट ये चल रहा था कि वायु फोटोग्राफ में विराम क्रिया क्षमता है। इसमें सीधी सी बात है कि जो इस धरा पर परिवर्तन निरंतर हो रहे हैं, चाहे वो कुछ तीव्र गति से हो रहे हैं, चाहे वो मंद गति से हो रहे हैं, हमारी आंखों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि किसी विशेष क्षण हुए परिवर्तन को नोट करके उसका फोटो हम अपनी मेमोरी में फीड कर लें। परंतु यदि हम वायु फोटोग्राफ, वायु जहाज के माध्यम से उसी क्षण का, उसी समय का यदि हम वायु फोटोग्राफ खींच लें तो हमारे पास वो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी इसीलिए कहा गया है कि विराम क्रिया की जो क्षमता है वो केवल वायु फोटोग्राफ में है, हमारी आंखों में वो नहीं है। तीसरा इसका जो लाभ है, स्पेक्ट्रमी सुग्राहिता में वृद्धि, इंक्रीजेस स्पेक्ट्रम सेंसिटिविटी, स्पेक्ट्रमी सुग्राहिता में वृद्धि। विद्यार्थी जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, उसके अनेक रूप होते हैं, एक्सरे, वोलेट रेज, अल्ट्रा वोलेट रेज, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट, ये अनेक रूप हैं एनर्जी के। एक्स किरणें, बैंगनी किरणें, पैरा बैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, अनेक रूप हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के। और हमारी आंखें इन सभी रूपों को देखने में सक्षम नहीं है। इन रूपों की जो धरती के साथ अंतक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, केवल विजिबल लाइट को छोड़कर, दृश्य प्रकाश को छोड़कर, अन्य जो बैंड है एनर्जी के, अन्य जो ये कह लीजिए रूप है एनर्जी के, ये रूप जब धरातल के साथ अंतक्रिया करेंगे, एक्सरे या वोलेट रेज या अल्ट्रावोलेट रेज या इंफ्रारेड रेज धरती के साथ जो अंतक्रिया करेंगी वो हम नहीं देख पाएंगे। केवल हमारी आंखें विजिबल लाइट के प्रति सेंसिटिव है। विजिबल लाइट, जब लाइट पड़ती है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है, इंफ्रारेड पड़ेगी तो हमारी आंखें नहीं बता पाएंगी कहाँ क्या है। यानी हमारी आंखें विजिबल लाइट के प्रति सेंसिटिव हैं। तो परंतु सुदूर संवेदन में कह लीजिए, सुदूर संवेदन का ही मुख्य लाभ है ये। सुदूर संवेदन में एनर्जी के इन सभी रूपों का उपयोग किया जाता है सुदूर संवेदन के लिए, और इन एनर्जी के इन रूपों का उपयोग करने के पश्चात हम ऐसे विवरणों को भी पहचानने में सक्षम हो जाते हैं जिन्हें हमारी आंखें ग्रहण नहीं कर पाती, जो हमारी आंखों के पकड़ से दूर हैं, जिन्हें हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती। अब एनर्जी के विविध रूप हैं, धरती के नीचे बता देंगे 500 मीटर की किस प्रकार की चट्टानें हैं या कौन से उसमें खनिज दबे पड़े, हमारी आंखें थोड़े बताएंगी, क्योंकि हमारी आंखें केवल विजिबल लाइट को दिखा पाएंगी। एनर्जी के जब दूसरे रूप
धरती के 500 मीटर गहराई पर वर्क करेंगे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनका मानचित्र तैयार कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारी आंखें देख पाएंगी कि धरती के नीचे उस फोटोग्राफ या प्रतिबिंब जो तैयार किया है उस पर देख पाएंगे धरती के 500 मीटर नीचे क्या है। तो इस प्रकार हमारी आंखें जो कि प्रकाश के प्रति ही सेंसिटिव हैं, सुदूर संवेदन में अन्य एनर्जी के रूपों का उपयोग करके हम विवरणों को पहचान पाते हैं, और पहचानने के बाद यानी हम अन्य विवरणों को पहचान उनको मानचित्र तैयार कर सकते हैं। तो हमारी आंखों की जो सुग्राहिता है, जो अन्य बैंड में देखने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि इन बैंडों का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के फोटो चित्र बना देते हैं। और विभिन्न प्रकार के फोटो चित्र बनाएंगे कि धरती के 500 मीटर गहरे क्या है, 600 मीटर, 1 किलोमीटर गहरे, 2 किलोमीटर गहरे, 3 किलोमीटर गहरे, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते। तो इस प्रकार हमारी आंखें उन बैंडों का उपयोग, दूर संवेदन उन बैंडों का उपयोग करके हमें ये फालतू की चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती उनको समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट है परमानेंट रिकॉर्ड, स्थायी अभिलेख। जो वायु फोटोग्राफ है ये हमारे स्थायी अभिलेख बन जाते हैं। एक बार फोटो खींच लिया, लाइब्रेरी में या कोई रिकॉर्ड रूम में रखे रहेंगे, और वो जब भी किसी व्यक्ति को जरूरत है, किसी भी समय का और किसी भी स्थान का जो भी उपलब्ध, यदि वो लाइब्रेरी में उपलब्ध है, यदि रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध है, उसका उपयोग अपने अध्ययन में कर सकता है। यानी परमानेंट रिकॉर्ड का अर्थ है कि जो हम वायु फोटो चित्र लेते हैं या जो हम प्रतिबिंब तैयार करते हैं, वो हम उनको स्थायी रूप से किसी लाइब्रेरी में रख लेते हैं या रिकॉर्ड रूम में रख लेते हैं, और जब भी हमें उनकी आवश्यकता हो उस रिकॉर्ड का उपयोग करके, या जिन भी व्यक्तियों को भविष्य में इस रिकॉर्ड की जरूरत होती है वो व्यक्ति उन रिकॉर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप टू डेट इंफॉर्मेशन, अभिनव सूचनाओं की प्राप्ति, या अप टू डेट इंफॉर्मेशन का अर्थ है कि इसमें किसमें वायु फोटोग्राफ में टोपोग्राफिकल शीट की तुलना में नवीनतम सूचनाएं होती हैं। क्यों नवीनतम सूचनाएं होती हैं? और टोपो शीट्स में आंकड़े पुराने क्यों होते हैं? टोपो शीट में सारा का सारा काम मैनुअल किया जाता है, पैमाइश हाथों से की जाती है, व्यक्ति हाथों से सारे के सारे सर्वे करते हैं विभिन्न ऑपरेटर्स के साथ। तो टोपो शीट में आंकड़े इकट्ठे करने में, उनको तैयार करने में हो सकता है 3 वर्ष लग जाए, किसी क्षेत्र का 5 वर्ष लग जाए, 10 वर्ष लग जाए, और तब तक वो सूचनाएं बासी हो चुकी होती है। परंतु जब हम हवाई जहाजों से वायु फोटोग्राफ लेते हैं वो जल्दी ही हमें उपलब्ध हो जाती है अध्ययन के लिए। तो वायु फोटो चित्रों में टोपोग्राफिकल सीटों की तुलना में नवीन सूचनाएं होती हैं। टोपोग्राफिकल सीट्स कैसी होती हैं मैं दिखा दूं आपको। ये टोपोग्राफिकल सीट्स हैं, इसमें नदी नाले दिखाए गए हैं, ये हरा हरा जो दिखाया गया है ये वेजिटेशन दिखाया गया है, और ये जो पीला है ये एग्रीकल्चर फील्ड दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट टोपो शीट ये है। तो इस प्रकार टोपो शीट्स जो ये तैयार की जाती हैं, पुरातन समय में टोपो शीट्स ही मुख्य आधार था अध्ययन का। वायु फोटोग्राफ के इजाद होने से पूर्व, वायु फोटोग्राफों के खोज होने से पूर्व, तो यही मुख्य साधन था विभिन्न विवरणों का अध्ययन करने का। तो इन वायु फोटोग्राफी की तुलना में नवीनतम सूचनाएं हमें स्थलाकृति मानचित्रों की तुलना में इनसे हमें नवीनतम सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं। आगे है नोटेशन ऑफ स्मॉल डिटेल्स, छोटे विवरणों का अंकन संभव। टोपोग्राफिकल सीट्स पर छोटे छोटे विवरणों का अंकन संभव नहीं है, जबकि वायु फोटोग्राफ जब हम हवाई जहाज से लेते हैं उसमें छोटे बड़े सभी के सभी विवरण आ जाते हैं, सभी छोटे बड़े विवरण अंकित हो जाते हैं। तो ये फोटोग्राफ का लाभ है टोपोग्राफिकल सीट की तुलना में। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए।
अब यहां केवल ये हरा कर दिया सारा का सारा, तो अन्य विवरण भी सैकड़ों लाखों होंगे छोटे छोटे, इसमें नहीं दिखाए जा सके, परंतु वायु फोटो चित्रों में दिखाए जाएंगे। अब इसी प्रकार ये एक क्षेत्र है, ये पीला पीला है, एग्रीकल्चर लैंड है। इसके अलावा यहाँ हो सकता है कोई खंबा खड़ा हो सकता है यहाँ कोई कुआं हो सकता है ट्यूबवेल का जो कमरा बना हो सकता है यहाँ 2 पेड़ और हों। तो इस प्रकार छोटे 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 विवरण टोपोग्राफिकल शीट्स में नहीं दिखाए जा सकते। टोपोग्राफिकल शीट की फोटो है, जबकि वायु फोटो चित्र जब हम ऊपर से हवाई जहाज से फोटो खींचते हैं, छोटे बड़े सारे के सारे विवरण उसमें दिखाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स, तत्वों की स्पष्ट पहचान। वायु फोटोग्राफ में तत्वों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, जबकि टोपोग्राफिकल शीट्स में तत्वों का जनरलाइजेशन कर दिया जाता है, सामान्यीकरण कर दिया जाता है। सामान्यीकरण कैसे, अभी मैं एग्जांपल देता हूं। ये इसमें जो ये पीला कलर है, ये एग्रीकल्चर लैंड को दिखाता है कि खेत है। यहां जो पीला कलर है खेतों को दिखाता है। हरा कलर है ये दिखाता है फॉरेस्टेड लैंड है। सामान्यीकरण कर दिया कि यहाँ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कौन से पेड़ हैं वो नहीं बताया। यहां सामान्यीकरण कर दिया कि ये कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि होती है, फसलें होती है, कौन सी फसल है वो नहीं बताया। यानी इसमें तत्वों का सामान्यीकरण कर दिया जाता है टोपोग्राफिकल शीट्स में, जबकि वायु फोटोग्राफ में इनका सामान्यीकरण नहीं किया जाता। वायु फोटोग्राफ में ऑलमोस्ट ये आइडेंटिफाई हो जाती है, पेड़ है तो कौन से हैं, फसल है तो कौन सी खड़ी है, जब भी हम वायु फोटोग्राफ की व्याख्या करते हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, हाइट ऑफ फीचर्स, तत्वों की ऊंचाई। जो वायु फोटोग्राफ होते हैं उसमें शैडो को देखकर हम मापने का उपयोग करके विवरण की ऊंचाई जान सकते हैं, क्योंकि एरियल फोटोग्राफ में कई बार विवरणों की परछाई होती है। उस परछाई के अनुमान से हम, उस परछाई के माध्यम से हम मापने का उपयोग करके उस किसी तत्व की ऊंचाई समझ सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जबकि टोपोग्राफिकल शीट्स में यह संभव नहीं है। नेक्स्ट, 3 डायमेंशनल व्यू, त्रिविमीय दृश्य। वायु फोटोग्राफ में जब हम किसी क्षेत्र के ओवरलैप करके वायु फोटोग्राफ लेते हैं, 2 वायु फोटोग्राफ, जो वह क्षेत्र जो ओवरलैप हुआ है, जो दोनों फोटोग्राफ में शामिल है, ओवरलैप का था जो दोनों फोटोग्राफ में शामिल है, स्टीरियोस्कोप का उपयोग करके पाए जाने वाले विवरणों का त्रिविमीय दृश्य हम वायु फोटोग्राफ में देख सकते हैं, जबकि टोपोग्राफिकल शीट्स में हमें पॉसिबल नहीं है। यानी वायु फोटोग्राफ का एक लाभ ये है कि वायु फोटोग्राफ के माध्यम से हम तत्वों का त्रिविमीय दृश्य, 3 डायमेंशनल व्यू देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, पहले पढ़ाया गया था कि स्ट्रिप हम लेते हैं, जब स्ट्रिप में फोटो खींचते हैं, दो क्रमागत फोटो के बीच ओवरलैपिंग करते हैं, पहले और दूसरे में ओवरलैपिंग 60% होती है। तो जब पहले दूसरे में 60% है, दूसरे तीसरे में 60% है, तीसरे चौथे में 60% ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग वाले फोटो लेकर ओवरलैपिंग वाले क्षेत्र में हम स्टीरियोस्कोप का उपयोग करके उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विवरणों का 3 डायमेंशनल व्यू या त्रिविमीय दृश्य देख सकते हैं, जबकि ये टोपो शीट्स पर संभव नहीं है। नेक्स्ट, मैपिंग ऑफ इनएक्सेसिबल एरिया, दुर्गम क्षेत्रों का मानचित्रण। दुर्गम क्षेत्रों का मानचित्रण वायु फोटोग्राफ द्वारा ही संभव है, क्योंकि वायु फोटोग्राफ में व्यक्तियों का उपयोग नहीं होता, हवाई जहाज ऊपर से उड़ता है, फोटो खींच लेता है।
मान लीजिए तीव्र ढाल वाले पर्वत हों, गहन जंगल हों जिसमें विभिन्न प्रकार के जहरीले जीव जंतु जानवर हिंसक जानवर रहते हों, या दलदल भूमि हो, तो ऐसे क्षेत्रों में मनुष्य का जाना संभव नहीं होता। वह सर्वे नहीं कर सकता जाकर, और ना ही उन क्षेत्रों का मानचित्र तैयार कर सकता है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करने में जो वायु फोटोग्राफ है या जो फोटोग्राफ कैमरे से लिए जाते हैं उनसे आसान भी है और संभव भी है। 11 सेविंग ऑफ लेबर टाइम एंड मनी। वायु फोटोग्राफ जब हम के माध्यम से मानचित्र तैयार करते हैं, हमारा समय भी बचता है, मेहनत भी बचती है और धन भी बचता है। क्यों बचता है? ट्रेडिशनल जो विधियां थी, परंपरागत विधियां थी, अनेक सारे व्यक्ति चलते थे सर्वे का सामान लेकर, क्षेत्र में घूमते थे, सर्वे करते थे, फिर मापक का उपयोग करके मानचित्र तैयार करते थे, कच्चा, फिर उसको फेयर करते थे, फिर वो प्रेस में छपने जाता था। तो इस प्रकार बहुत समय, धन और मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी। परंतु जो आजकल मॉडर्न आधुनिक विधियां हैं, एरियल फोटोग्राफी की विधि है, जहाज में कैमरे फिट हैं, तो कैमरे से फोटो खींच लिया, तो किसी इस प्रकार की सर्वे की, बहुत सारे आदमियों की, बहुत सारे धन की, बहुत सारे समय की जरूरत नहीं होती। तो ये इसके थे लाभ। इससे कुछ दोष भी हैं वायु फोटोग्राफों के। एक तो मापने में समस्या आती है, क्योंकि हवाई जहाज कई बार एक हाइट पर नहीं उड़ता, वो ऊपर नीचे होता रहता। दूसरे जो भूमि है वो कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, तो ऐसी स्थिति में जो उसके मापने से संबंधित समस्या आती है। दूसरा, धरातल पर पाए जाने वाले विवरणों की व्याख्या में भी दिक्कत आती है। तो ये आपका था आपका जो टॉपिक, वायु फोटोग्राफों के लाभ